students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। तो अभी आप क्वांटम नंबर कर चुके हैं। हमने थोड़ी बहुत बात वेव फंक्शन के बारे में, साई एंड साई स्क्वायर, आप इसके बारे में पीछे पढ़कर आए हो। दिस इज सिंपली वेव फंक्शन एंड दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी, राइट। अब हमें ये देखना है वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एज अ वेव वेरी करती है जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाता है। ये रेडियस मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस सभी के केस में। तो ये मैं यहां बनाने वाली हूं 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए 1s ऑर्बिटल के अंदर n इज इक्वल टू 1 एंड l, मैं इसको ऊपर लिखती हूं। दिस इज 1s, 2s, 2p। तो इट इज n इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। तो वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। दिस ग्राफ इज लाइक दिस। ये इस तरीके से जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसका जो वेव फंक्शन है वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 0, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू रहती है 2 और एजीमुथल क्वांटम नंबर l दैट इज 0। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है दैट इज, ये वैल्यू यहां से डिक्रीज हुई, नीचे चली गई, ग्राफ से नीचे गई और फिर नेगेटिव से फिर से ये पॉजिटिव पोर्शन की तरफ ये इस तरीके से मूव करेगी, यहां तक आई इस तरीके से पॉजिटिव और दूसरा पोर्शन इसके पास रहा नेगेटिव। और देखो ये वाला पोर्शन, दिस इज 2s ऑर्बिटल, ये पोर्शन जहां इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, ये कट लगा, ये पॉजिटिव पोर्शन है ऊपर और ये नेगेटिव पोर्शन, तो यहां कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड नोड, राइट, ये है नोड। अब देखिए 2p ऑर्बिटल के लिए, 2p के लिए इधर है साई, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू ये रहती है इस तरीके से। वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन as a function of distance of electron from the nucleus। तो ये आपके सामने वेव फंक्शन ड्रॉ किए गए हैं, क्योंकि वेव है ना, पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, और कोई ऐसा पोर्शन जहां से वो कट कर रही है वहां इलेक्ट्रॉन के आने का बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब देखो इसको मैंने चेंज कर दिया, जब साई को मैंने कन्वर्ट कर दिया साई स्क्वायर में, देन व्हाट विल हैपन। अब मैंने यहां पे ले लिया साई स्क्वायर और इधर रेडियस सेम चीज, फर्क क्या, साई की जगह पे ले लिया मैंने साई स्क्वायर। और जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था दैट साई स्क्वायर इट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी, नाउ इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1s इट रिमेन्स एज इट इज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज फॉर 1s, ये मैंने कॉमन लिखा, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, ठीक है। जब हम 2s की बात करते हैं, अब देखिए ये डबल हो गया, मैंने वहां भी आपको बताया था नेगेटिव वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाली साइड के अंदर। तो ये ऐसे आया ऊपर से यहां पहुंचा और ये डबल हो गया, नेगेटिव वाला पोर्शन जो था वो पॉजिटिव साइड को शिफ्ट हो गया। दिस इज फॉर 2s, ये 2s के लिए है जहां पे n है 2, l है 0, इधर 1s है, l इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0। एंड इन केस ऑफ 2p इट विल रिमेन एज इट इज। दिस इज 2p, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। अब आपने यहां पे लिया सिर्फ वेव फंक्शन, जब ये बना साई स्क्वायर इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी, ये बन गया प्रोबेबिलिटी। यहां पे नोड है
और देखो इस जगह पे भी ये वाला पोर्शन, दिस इज ऑल्सो नोड, और इधर क्या है, रेडियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नोड वो एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। इस जगह में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसको एज अ वेव लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस एरिया में हो सकता है, इस एरिया में हो सकता है, यहां तो ये उसके जो भी उसमें से एक हाइपोथेटिकल लाइन पास कर रही है, ये कट कर रहा है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, टेंडेंसी है, दैट इज 0, होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ था फॉर 1s, ये था फॉर 2s, एंड दिस इज फॉर 2p। ठीक है, मैं यहां से इसको हटा देती हूं क्योंकि इधर भी मैंने लिख दिया है 2s 2p, तो ये मैंने कॉमन एरिया में लिखा था, दोनों के लिए सेम। फर्क क्या है, ये ग्राफ है सिर्फ वेव फंक्शन के लिए और ये किसके लिए है, प्रोबेबिलिटी के लिए। ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन राइट इन एन एटम in an orbital, probability of finding an electron in a orbital। लेकिन जब हमें सच में पूरी एटम के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटम इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर, तो कैन वी इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वी कैन नॉट। तब हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ ही इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑल्सो। अब स्फीयर का वॉल्यूम ऐसे ही नहीं होगा कि पूरे का आप पूरी बॉल की तरह लिया और उसका स्फीयर का आपने नोट कर लिया। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल का रेडियस अलग, सेकंड शेल का रेडियस अलग, थर्ड शेल का रेडियस अलग, तो बाहर वाले रेडियस और अंदर वाले रेडियस दोनों को माइनस करेंगे तब एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल पाएंगे। कैसे? ये न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, तो ये रहा पहला रेडियस r, और ये रहा r प्लस डी आर, इसका है डी आर, तो ये अगला रेडियस क्या आया, r प्लस डी आर। तो एक वॉल्यूम आएगा बाहर वाला r प्लस डी आर का, और एक आएगा वॉल्यूम सिर्फ r का, दोनों को माइनस करेंगे तब इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो है वॉल्यूम हमारे पास आएगा। तो जिस पर्टिकुलर शेल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आपको एटम को स्फीयर काउंट करते हुए उसी तरीके से माइनस करके वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब हम जो बात करेंगे, अब हम उसको सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे यहां बतानी है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ यही रहेंगे, इधर रहेगा डिस्टेंस, रेडियस, कौन सी ऑर्बिटल से वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी के लिए सेम टॉपिक, सेम है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं अभी सिर्फ प्रोबेबिलिटी को लिखा है, अभी आप देखेंगे किस तरीके से ये इसमें शिफ्ट करेगा। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इट इज कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑल्सो। डीवी क्यों आया, मैंने आपको बताया ना, बाहर वाला स्फीयर माइनस अंदर वाला स्फीयर, फिर जिस पर्टिकुलर शेल की आप वॉल्यूम निकाल रहे हो आप उसको इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो वो डीवी चेंज इन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये बन गया हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो अब मैं यहां पे लिखूंगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर साई स्क्वायर, ये रहा डीवी, ये रहा साई स्क्वायर, और हम इसको क्या लिखेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। वो लिया हमने इस और इधर लिया हमने रेडियस। सेम इसी तरीके से इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाइड बाय साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया है हमने डीवी के साथ, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और जब आप इसके वर्सेस रेडियस की प्लॉटिंग करते हो अलग अलग जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए, तो देखिए हमारे पास इनकी क्या शेप्स आएंगी। ये शेप आती है 1s के लिए, दिस इज फॉर
1s। और जब आप 2s पे जाते हो तो 2s पे जाने के लिए पहले देखिए फर्स्ट शेल 1s, उसके बाहर 2s, तो ये बीच में एक नोड आ रही है, ठीक है। तो ये किस तरीके से आएगा, अब नेगेटिव कुछ नहीं आएगा क्योंकि साई स्क्वायर है। तो नेक्स्ट इसमें क्या आया, पहले एक कर्व, फिर कट लगा, फिर दूसरा कर्व, इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन दिस इज अगेन नोड, ये आ गई नोड, ठीक है। ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं नोड। तो दिस इज फॉर 2s, 1s नोड 2s। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर 2p। 2p सेम वही आई जो पहले थी। तो दीज आर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, अलग अलग शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है। तो ये हम इस तरीके से बनाते हैं। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, जब आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी ले रहे हो, रेडियल नहीं ले रहे हो, 3 डायमेंशन में नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी ले रहे हो, तो ये ग्राफ आ रहा है। लेकिन अब क्या आया, पूरा प्रोडक्ट जैसा पॉजिटिव हो गया। यहां पे प्रोबेबिलिटी 2s की जब आप रेडियल फंक्शन के साथ ले रहे हो तो दोनों कर्व पॉजिटिव आ रहे हैं, और जब आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी ले रहे हो तो यहां से स्टार्ट होता है 1 की तरह स्टार्ट होता है, और फिर एक कर्व 2s का और 2p का, इस तरीके से। क्लियर हो गया सबको। तो दीज आर कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल कंपैरिजन भी हो रहा है दोनों का, प्रोबेबिलिटी और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का किस तरीके से होता है। और अभी मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड बताने वाली हूं, उससे आपको ये कंसेप्ट बहुत ही इजी लगेगा। देखिए 1s 2s, 2p का किसके जैसा है, 1 जैसा। मैं इसी चीज को अब आपको समझाऊंगी कि हमें किस तरीके से इनको चुनना होता है, राइट। तो 1s 2s, और मैं एक 2 कर्व्स वाला ले लेती हूं, एक नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड, ठीक है। ये मैंने 3 नोड्स वाला ले लिया, और इधर हमारे पास आया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साई स्क्वायर, ठीक है। ये मैं नहीं लिखूंगी यहाँ पे 1s 2s, कुछ नहीं लिखना हमें। दीज आर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ठीक है। यहां लिख देती हूं, दीज आर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इधर हमने क्या लिया है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साई स्क्वायर, दिस इज नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, हम उसके साथ इसको मैनेज करने वाले हैं, उसके साथ इसको रिप्रेजेंट करने वाले। इसको मैं थोड़ा और अच्छा सा बनाती हूं, एक नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड, ठीक है। अब देखिए पहले s की बात करते हैं। दीज आर s ऑर्बिटल्स। तो ये रहा 1s, ये रहा 2s, और ये रहा 3s। देखिए जब 2s पे गए तो कितनी नोड्स आई, 1। 3s पे गए तो कितनी नोड्स आएंगी, 2, ठीक है। तो अगर आप सिंपल देखें ना तो नोड्स दीज आर n-1, कितनी नोड्स होंगी पर्टिकुलर शेल के अंदर, n में से 1 माइनस कर दीजिए। तो यहां पे 2 था ना तो 1 माइनस कर दो, 3 है ना, n-1, तो कितने होगी, 2 नोड्स। एक सिंपल सी बात है, 3s तक पहुंचने के लिए ये अगर 3s है तो ये रहा 2s, ये रहा 1s, 2 जंप तो करने पड़ेंगे ना अगर हम s ऑर्बिटल की ही बात कर रहे हैं। तो 3s तक जाने के लिए रास्ते में कितनी नोड्स आएंगी, ये रही 1 नोड, ये रही
दूसरी नोड, 2 नोड्स आएंगी, और 2s के लिए 1 नोड, 1s के लिए 1 - 1 नो नोड, कोई नोड नहीं आएगी। ओके, अब p ऑर्बिटल सबसे पहले किस में आती है? सेकंड शेल में। तो सबसे पहली p ऑर्बिटल क्या है? 2p, 3p, 4p। फर्स्ट टाइम आएगा तो सिंगल कर्व, 3p तक जाने के लिए 2p को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये 2p, ये 3p, और 4 तक जाने के लिए 2p, 3p, 4p, क्योंकि p सबसे पहले 1 में नहीं आती है, 2 में आती है। दीज आर p ऑर्बिटल्स। ओके, अब आगे d ऑर्बिटल्स की बारी। दिस इज, सबसे पहले d किस में आती है? 3d, 4d, 5d। अगर आप रेडियल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, d ऑर्बिटल पहली बार आती है थर्ड में, तो कोई नोड नहीं होगी। 4d पे जाना है तो उसके अंदर 3d है, एक नोड आ जाएगी। 5d पे जाना है तो उसके अंदर 2 नोड्स आएंगी, एक 3d की और एक 4d की। तो इस तरीके से विद नोड्स आप यहां पे बता सकते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए। अब देखो आपके सामने कितनी सारी ऑर्बिटल्स लिखी हैं, इन सभी की वैल्यू जो है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब रेडियल नोड्स का जैसे यहां पे एक फॉर्मूला भी दिया है, n - l - 1, n - l - 1। 1s के लिए देखें, n कितना है? 1, l कितना है? 0 - 1, क्या आंसर आया? 0। 2s के लिए देखें, 2, l 0 - 1, कितना आ गया भाई? 1, एक नोड आ गई। 3s के लिए देखें, n कितना है? 3, l कितना है? 0 और -1, 3 - 1 कितना आ गया? 2, कितनी नोड्स आ गई? 2। तो नोड्स को निकालने का आप सिंपल सा, स्फेरिकल नोड्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, n - l - 1। तो आप आसानी से यहां पे नोड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियल नोड्स n - l - 1, और अगर आपको टोटल नोड्स देखनी हो, टोटल नोड्स कितनी है, तो इट इज n - 1। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चंस में बहुत कुछ पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो दोज विल बी n - 1। अगर आपको चाहिए रेडियल नोड्स, तो लेफ्ट में जो लिखा है n - l - 1, ठीक है। और एंगुलर नोड्स कितनी होंगी वो आपको l की वैल्यू से पता चल जाते हैं। एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स दे विल बी इक्वल टू l। देखिए जरा, 1s, l 0, ठीक है। एंगुलर नोड p के लिए 1 होती है, तो जब p के अंदर जाएंगे तो हमारे पास नोड्स 1 आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स को हम l से डिनोट करेंगे। दीज आर टोटल नोड्स एंड दीज आर स्फेरिकल नोड्स। स्फेरिकल नोड्स, तो ये आपके बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस को कवर करता है, ठीक है। तो आप जैसे यहां तो मैंने सिर्फ s की वैल्यूज निकाली ना, देखो जरा 5d या 4d की वैल्यूज निकाल के देखते हैं, ठीक है। 4d के लिए स्फेरिकल नोड, n कितना है? 4, l कितना है? 2 - 1, 4 - 3 इक्वल टू 1, आ गई ना एक नोड। 5d के लिए देखें, n कितना है? 5, d कितना है? 2 - 1, 5 माइनस कितना हो गया? 5 - 3 इक्वल टू 2, आगे 2 नोड्स। आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, जिसकी भी वैल्यू निकालना चाहते हैं। 3p की निकालनी है, 3p, n कितना है? 3, p कितना है? 1 - 1, 3 - 2 1, आगे नोड देख लीजिए, एक ही है। तो इस चीज को अगर आप वीडियो के साथ साथ नोट करेंगे ना, तो आप हर चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने यहां पे सॉल्व करके बता दिया ना, नंबर ऑफ नोड्स, दीज आर नंबर ऑफ नोड्स। ये रहा फॉर्मूला, स्फेरिकल नोड्स n - l - 1, बस वैल्यू पुट करते जाइए। 1s, 2s, 3s की मैंने निकाल के बता दी।
आप 2p के निकाल लो, 3d के निकालो, देखे जरा n कितना है 3, d कितना है l, d का मतलब 2, क्योंकि 0 1 2 3 s p d f, तो l की वैल्यू 2 किसके लिए है, d के लिए, -1 0, देख लो कोई नोड नहीं। तो दीज आर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो यहां से आप नोड्स निकाल सकते हैं, किसी की भी आप टोटल नोड्स निकाल लीजिए, आप स्फेरिकल नोड्स निकाल लीजिए, और पेपर के अंदर इसी तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आपके लिए घर का काम, राइट। अब जिन बच्चों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, कईयों ने तो ले भी लिया होगा, ठीक है, सबने नोटिस कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो अब मैं आपको घर का काम इसमें देती हूं, जो आपने टेबल मुझे कंप्लीट करके भेजना है। ओके, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ nodes in 1s 2s 3s 2p 3p 4p 3d, ओके 5p भी ले लो, 5p 3d 4d 5d। ठीक है, निकालना कैसे, 1s इधर फॉर्मूला लिखो, सारी वैल्यूज पुट करके नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे आंसर निकालना है। तो ऐसे करके टेबल जो है वो आपका पूरे का पूरा टेबल मेंटेन हो जाएगा। और फॉर्मूला आपको लगाना है, आप कोई सा भी लगा लीजिए, चाहे आप रेडियल नोड्स का लगाओ, चाहे आप स्फेरिकल नोड्स का निकालें। ठीक है, रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड वन एंड द सेम थिंग। तो आपको नंबर ऑफ नोड्स इन सभी ऑर्बिटल्स का टेबल बनाकर मुझे भेजना है और फॉर्मूला लगाकर निकालें। जैसे मैंने पीछे आपको निकाल के दिखाया ना, तो फॉर्मूला लगाकर इसको निकालें। ठीक है, तो आज आपने सीखा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। हम बात करेंगे एस, पी और डी ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस टॉक अबाउट एस ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो पहली बात, these are spherical in shape like a sphere. Okay, for S subshell L is equal to 0, therefore M is also equal to 0. तो देखिए एक वैल्यू आई, only one value, M is equal to 1, तो it is having only one orientation, डायरेक्शन कोई नहीं होगी, it is directionless, तो it is having only one value, that is spherical around the circle. ये रहा न्यूक्लियस और ये रही फर्स्ट शेल, दिस इज 1s। तो अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो इस पूरे एरिया में है। ये जो मैं डॉट्स बना रही हूं, दीज डॉट्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, these are probable positions which an electron can have. तो this is 1s। अब देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कोई डायरेक्शन नहीं है, सारी तरफ को, तीनों डायमेंशंस को कवर कर रहा है, इट इज हैविंग ओनली वन वैल्यू, एक ही तरह की ओरिएंटेशन है। ठीक है, अब मैं 2s की बात करूं, तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रही फर्स्ट शेल। ठीक है, इस फर्स्ट शेल के अंदर ये रही प्रोबेबिलिटी। ओके, देन ये रहा सेकंड शेल, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी यहां नहीं आएगी, देयर विल बी अ एरिया जहां पे बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और इस पोर्शन में एक रिंग आपने अंदर देखा ना, दैट इज, दिस इज 1s, और नेक्स्ट रिंग जो है वो है बाहर, उससे बाहर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2s। अब ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड नोड और नोडल प्लेन।
नोड्स क्या होती हैं? जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, राइट, जीरो है। जैसे हमने 1s 2s, ये था 1s और इसका प्रोबेबिलिटी कर्व ये था, ये रहा 2s, और आपको पता है इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर इंटू जो हमारे पास था dv, ठीक है, मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रही हूं, पाई स्क्वायर साई स्क्वायर इंटू dv रेडियस, तो वो क्या था? ऐसे। और ये वाला जो पोर्शन है ना नोड, ये है, दिस इज द एरिया, कि ये प्रोबेबिलिटी आई, देखो न्यूक्लियस के अराउंड, यहां से चले बढ़ती गई फिर खत्म हो गई, यहां से गए एक पीक तक पहुंची, बढ़ती गई फिर खत्म हो गई। यहां पे 1s में एक ही पीक है, खत्म, यहां तक पहुंची और उसके बाद में यहां तक मैक्सिमम, फिर यहां पहुंच के खत्म, तो एक ही पीक, एक हाइट तक पहुंची और उसके बाद खत्म। यहां पे एक पीक को क्रॉस किया, फिर सेकंड पीक आ गई, और सेकंड पीक पहले वाली पीक से बड़ी है, तो आप देख लीजिए सेकंड शेल का साइज फर्स्ट शेल से बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड शेल की बात करते हो तो ये रहा फर्स्ट सर्कल, ठीक है, और ये रही हमारी सेकंड बाउंड्री, ठीक है, बीच में नोडल प्लेन आएगा ना खाली, तो ये रही सेकंड शेल, दिस इज फॉर 2s। अब अगर मुझे 3s बनाना है तो आपको पता है एक नोड, ये रहा नोडल प्लेन और ये सर्कल उसके बाहर, तो ये आपको तीनों रिंग्स अलग अलग से, तीनों रिंग्स सेपरेटली विजिबल हो रहे हैं, देख लीजिए। तो एक नोड ये रही 1s और 2s के बीच में, दूसरी नोड ये रही, दिस इज 1s 2s 3s, क्लियर। तो यहां इसका जो कर्व बनता था 1 2 3, क्योंकि ये देखो इसकी डेंसिटी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, तो आप देख सकते हो 1s 2s 3s। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये बेनिफिट रहता है। तो दीज आर द शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स, क्लियर सबको। अब नंबर ऑफ नोड्स, आपने पीछे टेबल बनाया है इनको कैलकुलेट करने का, आपको अच्छे से पता है हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सारे के सारे नोडल प्लेन्स भी आपको अलग से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट शेल 1s ऑर्बिटल, सेकेंड शेल की 2s ऑर्बिटल, थर्ड शेल की 3s ऑर्बिटल। अलग अलग शेल की अलग अलग ऑर्बिटल्स की हमने बात की, अभी सिर्फ जो s ऑर्बिटल है हमने उसकी शेप की बात की। तो आई थिंक इट इज क्वाइट विजिबल फॉर यू पीपल, और आपने साथ साथ में बना भी लिया होगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। ओके, नाउ लेट अस सी शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। हियर इज द डस्टर। अब हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है। फॉर p ऑर्बिटल इसकी शेप रहती है डंबल शेप, डंबल देखे ना आप लोगों ने, डंबल शेप। और फॉर p l इज इक्वल टू 1, तो m किसके बराबर होगा? 0, इट विल बी -1 0 +1। तो इट इज हैविंग 3 वैल्यूज, इट इज हैविंग 3 ओरिएंटेशंस। और वो 3 ओरिएंटेशंस कैसे होंगी देखें। These are x-axis, y-axis and z-axis। तो ये डंबल ऐसे, दिस इज along x-axis। अब ये 3 ओरिएंटेशंस है ना, तो 3 ओरिएंटेशंस क्या क्या आई? px, py, pz, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है, ये डंबल ऐसे, यहां से अगेन रेडियस इधर को बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई, पीक पे पहुंची और खत्म।
ऐसे डंबल की शेप होगी, शेप इसकी ऐसे ही इधर। नाउ दीज ऑर्बिटल्स आर अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका नाम है पी एक्स। ओके, अब देखिए जरा, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जब ये प्रोबेबिलिटी होगी अलोंग द वाई एक्सिस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीज आर पी वाई। और जब ये प्रोबेबिलिटी होगी अलोंग द जेड एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पी जेड। और एक चीज का ध्यान रखना, जेड एक्सिस दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑल्सो, तो दीज आर along px, py, along z axis, this is pz, this is x axis, y axis and z axis। अब देखिए pz, जो z axis है ना, तो ये arbitrarily ये मतलब हम इसको by convention, this is known as principal axis, principal axis। और जो m equal to 0 है ना, वो हमेशा z के लिए होगा, इस चीज का ध्यान रखना। m इक्वल टू 0, जो हमारे पास ओरिएंटेशन आई ना, m इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर पी जेड। p में भी z होगा तो z के लिए होगा, d में भी z होगा तो जो m की वैल्यू 0 है दैट विल बी फॉर z एक्सिस। तो इट इज -1 +1, राइट। तीन ओरिएंटेशंस है ना, -1, 0 और +1। तो यहां पे -1 के लिए हमारे पास रहेगी px, pz, py, दिस इज -1, 0, +1। ठीक है, तो ये है तीनों की तीनों जो p, और जो हमारे पास देखो p ऑर्बिटल्स की शेप, जो हमारे पास p सबशेल है l इक्वल टू 1 होता है उसके लिए, और m हो गए 3, इसलिए p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, क्यों, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन 3 है। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर। तो एक p ऑर्बिटल के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, 5 होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, p6। अब p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, और s में कितने होते हैं, सिर्फ 2। तो ये थी शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। अगर हम इन सारी ऑर्बिटल्स को एक ही उसमें डायग्राम में शो करना चाहें, तो देखिए, अगर सिर्फ p ऑर्बिटल्स को ही आपको एक में ही शो करना पड़े, तो देखें x, y, z, तो ये रही px, py, pz। तो इस तरीके से आप कलेक्टिवली, अब इसके नीचे आपको px, py, pz लिखने की जरूरत नहीं है, दीज आर शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली। तीनों के बाद आपको इसको दिखाना है, और कलेक्टिवली इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, तीनों ऑर्बिटल्स को आप एक में ही शो कर रहे हो। तो ये है px, दिस इज pz, दिस इज py, दिस इज m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू +1। सबको समझ में आ गया होगा? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं आपको ये इकट्ठे बनाने हैं, पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे आता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। चलें, अब हमारे पास बचा डी ऑर्बिटल्स। नाउ शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। Shapes of d orbitals. Okay.
देखें अगेन दीज आर, अगर आपको सिर्फ शेप पूछी जाती है तो अगेन डम्बल शेप. फॉर डी सबशेल L इज इक्वल टू 2, क्योंकि फिर से मैं बता देती हूं, L इज इक्वल टू 0 1 2 3, दिस इज S P D F, राइट. तो D के लिए L आया 2, L 2 है तो M माइनस से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है. अब देखिए हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स हैं वो कितने तरह की हैं. दीज आर ऑफ 5 टाइप्स, 5 तरह की है, ठीक है. पांचों के नाम अलग अलग लिखूंगी और ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास 5 आ गई, 1 2 3 4 और 5. तो d ऑर्बिटल हैज, d सबशेल हैज कितनी, 5 ऑर्बिटल्स. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन d subshell 10. d can accommodate up to d1 to d10, d1 d2 d3 d6 d7 मैक्सिमम d10. क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? ओके. नाउ मैं यहां से स्टार्ट करती हूं. आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है. पहले सिर्फ लाइंस लगा के रखेंगे आप. ये 2 ग्राफ तो इधर बन जाएंगे, ठीक है, और 3 मुझे इधर बनाने हैं. तो ये बड़े बड़े प्लस लगा लिए आपने, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वेरियस एक्सिस को. मैंने पहले नाम नहीं लिखे इनके, इनका स्ट्रक्चर बनाकर हम नाम लिखेंगे, तब आप उसको इधर एंटर कर लेना कि 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या हैं, ठीक है. ये मैं बॉक्स में बंद कर देती हूं. अब देखिए सबसे पहले dxy, यहां लिखिए x, यहां लिखिए y. p और d ऑर्बिटल्स के अंदर, इनकी शेप्स के अंदर फर्क क्या है. d ऑर्बिटल्स दीज आर इन बिटवीन द एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस नहीं है. इनकी प्रोबेबिलिटी इस लाइन के ऊपर नहीं आ रही है, कहीं पे भी देख लीजिए आप, x और y के बीच है, इन बिटवीन द एक्सिस, राइट. सेकंड का नाम है dYz. करना क्या है, अब यहां पे y लिख दीजिए और यहां पे z, और ये भी कहां होगी, इन दोनों के इन बिटवीन है, डबल शेप. ठीक. एक्स वाई वाई जेड, बचा क्या, एक्स जेड. तो इसका नाम आप लिखिए डी जेड एक्स और डी एक्स जेड, वन एंड द सेम थिंग. तो ये रही इन बिटवीन. ये मैंने जो 3 बनाई हैं, आप देखिए इन तीनों की शेप बिल्कुल सेम है. हमने सिर्फ एक्सिस का नाम बदला, पोजीशंस भी सेम. इसका नाम है एक्स वाई तो एक्स वाई लिख दिया, वो है वाई जेड तो वाई जेड लिख दिया, ये है जेड एक्स तो आपने एक्स और जेड लिख दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. अब ये आएगी अलोंग द एक्सिस. देखें, ये देखिए एक्स डबल हो गया और ये वाई डबल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो इसका नाम डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर. ओके. अब आई हमारे पास लास्ट, इसका नाम है डी जेड स्क्वायर. दिस इज एक्स एक्सिस जेड एक्सिस और ये होगी अलोंग द जेड एक्सिस. नॉट ओनली दिस, इसके साथ इस तरीके से एक रिंग
उसको कवर करती है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास डी ऑर्बिटल और ये ऐसे कर्व और ये इसको ऐसे इस तरीके से, ठीक है, अराउंड उसके रहती है, इस तरीके से उसने कवर किया हुआ है। मतलब प्रोबेबिलिटी इन लोब्स में तो है ही है, और इसका जहां पे नोडल प्लेन है उसके अराउंड भी एक रिंग है, ऐसे बिल्कुल उसको सराउंड कर रही है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं आपको थोड़ा और क्लियरली बताती हूँ। लाइक ये एक लोब, ठीक है, ये ब्लू पोर्शन एक लोब, ये ऊपर वाला पोर्शन दूसरी लोब, ठीक है, और आई एम होल्डिंग दिस रिंग। तो ये रिंग ये रहा, ऐसे हो गया, और ऐसे आधा ऊपर आधा नीचे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे उसको कवर करेगी। तो एक चीज और देखिए, जहां जहां पे ये कर्व इधर प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर खत्म, इधर से आए प्रोबेबिलिटी बढ़ते बढ़ते खत्म। ये वाला एरिया दिस इज नोड, ये वाला एरिया नोड, ठीक है, ये नोड ये प्लेन के अराउंड इसको कवर दे रहा है। इस नोड पे जिस जगह पे ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, यहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाता, यहां इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकता। तो ये चीज आई क्यों? अगेन रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी इट इज as a function, it is a wave function of movement of electron in 3 dimension. Probability as a function of presence of electron, probability of electron, ठीक है। तो वेव फंक्शन है, वेव कैरेक्टर अप भी है डाउन भी है, तो जिस जगह पे वो ओरिजिन को काटेगा यहां पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये भी सेम चीज, वेव फंक्शन से ही तो हमने इनको डिराइव किया है। ओके, नाउ -1 -2 +2 +1 z स्क्वायर, अगेन दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके लिए m होगा 0, ठीक है, और x स्क्वायर -y स्क्वायर इट विल बी फॉर -2, देन x स्क्वायर -y स्क्वायर इट विल बी +2, और zx इट इज हैविंग -2, ठीक है। वापिस चलें, दोनों एक्सट्रीम +2 -2, then xy this is -1, this is +1, m की वैल्यू, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो दोनों अलग हैं ये 0, और इसकी मैक्सिमम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट इज हैविंग मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि अलोंग द एक्सिस है, बाकियों का फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा d ऑर्बिटल्स, d subshell, it is having 5 types of orientations on the basis of value of L, ranging from -2, -1, 0, +1 and +2. तो total electrons in d subshell 5 orbitals है, तो electrons can be 10. कैसे? d1 से लेके d10 तक। तो ये रही आपके सामने शेप्स, ये 3 शेप्स एक जैसी हैं, किस किस की? dxy, dyz, dzx, ये तीनों एक जैसी हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, दीज आर डिफरेंट। ये तीनों ही इन बिटवीन द एक्सिस हैं, और ये दोनों अलोंग द एक्सिस हैं, राइट। तो ये थी शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब आपने तीनों तरह की ऑर्बिटल्स कर ली। एफ ऑर्बिटल की शेप्स हमारे सिलेबस में नहीं है, और एक एनिमेशन शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, इसके 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं पी और डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल्स के। अब देखें, दिस इज ऑर्बिटल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एस सबशेल, एस सबशेल तो L की वैल्यू 0, 0 तो M की वैल्यू भी 0, तो यहां कर देती हूं S मीन्स L इज इक्वल टू 0, तो M इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी आ गई हमारे पास? 1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास S ऑर्बिटल के अंदर कितने आएंगे? 2। अब ये S 1s है, 2s है, 3s है, दैट हार्डली मैटर्स,
लेकिन s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने आएंगे? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? या तो s1 या s2। तो टोटल s 1 से लेकर 2 तक, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स s 1 से लेके 2, टोटल 2। ठीक है, 1 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसके अंदर रह सकते हैं। फिर आई हमारे पास सबशेल है p। p के लिए l की वैल्यू है 1, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1, 0 और +1। ठीक है, तो ये टोटल कितनी आई? 3। और 3 ऑर्बिटल्स ये कौन कौन सी हैं? px, py, pz। z है 0, -1, +1। ठीक है, टोटल आ गई 3 ओरिएंटेशंस, 3 ऑर्बिटल्स। और देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक, तो टोटल 6। क्लियर हो रही है बात? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल 6। मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। किसमें? पूरी की पूरी p सबशेल में, तीनों ऑर्बिटल्स को मिलाकर एक p सबशेल इट कैन अकोमोडेट अप टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स। s सबशेल में मैक्सिमम 2, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। d में देखें l इक्वल टू 2, तो m क्या हो सकता है? -2, -1, 0, +1, +2, टोटल 5 ओरिएंटेशंस। तो 1, 2, 3, 4, 5। d सबशेल के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं और इनके नाम आपको पता है, dxy, dyz, dzx, dx² -y² and dz²। 0, -2, then -+2, -1, +1, -2। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 5। तो मैक्सिमम d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से लेके 10 तक। मिनिमम पहली ऑर्बिटल में होगा 1, मैक्सिमम सबके मिला लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, इसी तरीके से f ऑर्बिटल l इक्वल टू 3, तो m की वैल्यूज आ जाती हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, टोटल 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these are f orbitals, total 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14। These are the maximum electrons। ये आपको आगे काम आने वाले, मैं इसलिए यहां ये टेबल बना के आपको दिखा रही हूं। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो इसको हम वहां पे यूज करेंगे, इस पूरे के पूरे मेथड को, किस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s के अंदर ओनली 2, p के अंदर 1 to 6, d के अंदर 1 to 10 और f के अंदर 1 to 14 सामने लिखे हैं मैंने। तो these are maximum and minimum number of electrons that a subshell can accommodate. Remember, these are the number of electrons in subshell or an orbital it can accommodate only 2 electrons। अगर p ऑर्बिटल आता है, p ऑर्बिटल कितनी होगी? 1। p ऑर्बिटल्स सारी आएंगी तो 6। इस चीज का ध्यान रखना है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। और उससे भी बड़ी बात, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को होगा अप स्पिन और एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन होगा। ठीक है, एक अप स्पिन होगा और एक डाउन स्पिन होगा। किसमें? एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पे आप देख सकते हो, हमने किया अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ सबशेल कैन अकोमोडेट। ठीक है, तो मिनिमम नंबर सभी में 1 रहता है, मैक्सिमम नंबर जितनी उसकी ओरिएंटेशंस हैं, जितनी उसमें ऑर्बिटल्स हैं, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, अच्छा, सो इन शॉर्ट, S subshell number of electrons represented as 1 to 2 means
या तो होगा S1 या होगा S2. In p subshell, number of electrons may be represented as 1 to 6, means P1, P2, P3, P4, P5 or P6, right? And in d subshell, they may be D1, D2, D3 up to D10. And similarly, F में F1, F2, F3 up to F14. तो इस तरीके से हम डिफरेंट सबशेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके नंबर के बेस पे. तो इस वीडियो में इतना ही. जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें.